So welcome back. So in this video, we are going to cover what is waterfall model and why we use waterfall model and how is it important. So जैसे कि इन previous video में हमने बात की थी SDLC लाइफ साइकिल की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और रियल लाइफ में इंडस्ट्री लेवल पर कैसे SDLC लेवल का SDLC लाइफ साइकिल काम कर रहा होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें कैसा इन्वायरमेंट मिलता है अगर हमारे पास एस डी एल सी लाइफ साइकिल हो। सो इसी तरह से एस डी एल सी लाइफ साइकिल की हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं, उसके ऊपर बेस उसकी बेस पर हमारे पास कुछ मॉडल्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। उसी के ही फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि उसी की ही मेथडोलॉजीज हैं, आप उसको कह सकते हो, जो कि एस डी एल सी पर ही बेस करते हैं। और उनमें सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल। और इसी तरह से बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे अजाइल है, हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रम है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। सो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स जो कि हम रियल लाइफ में इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ कर रहे होते हैं। बट हम इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में जस्ट दो मॉडल्स को पढ़ेंगे, वाटरफॉल एंड अजाइल मॉडल। सो इन दिस वीडियो हम जिस वाटरफॉल मॉडल को इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और हम इस मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके। प्रीवियस वीडियो की तरह हम इसमें भी एक सिनेरियो को लेके चलेंगे, जिसकी हेल्प से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हम इस मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। So let's move to our main topic. So वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? सो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि वाटरफॉल जैसे कि पानी की आबशार को कहा जाता है ना, नॉर्मल उर्दू में अगर हम देखें, नॉर्मल इसका मतलब समझें। सो इन द सेम केस हियर, यहाँ पर भी इसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कुछ मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक ऐसी अप्रोच को कहते हैं, इसमें एक ऐसी अप्रोच यूज़ होती है, एक लीनियर वाइज सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो कर रही होती है। मतलब एक स्टेप कंप्लीट होता है देन ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लॉजिकल ऑर्डर में काम हो रहा होता है। ये नहीं होता कि हम एक स्टेप पे काम कर रहे हैं, सो इन द सेम टाइम एक ही टाइम पर मल्टीपल काम्स हो रहे हों। ये नहीं है कि हम डिज़ाइन फेज पे भी हों, डिज़ाइन भी बन रहा हो हमारी ऐप का, हमारे प्रोग्राम का, हमारे सॉफ्टवेयर का, तो उसी टाइम पे हमारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग भी हो रही हो या टेस्टिंग भी हो रही हो। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन वाटरफॉल मॉडल। सो हम इसको, इसके फेजेस को हम इन डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर। बट यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर एक सिनेरियो है, एक केस है जहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप को एक बिल्डर्स, कि आप एक बिल्डिंग कंपनी हो और आप घर बनाते हो। सो आप एक घर बना रहे हो। सबसे पहले आप क्या करोगे उस घर का? सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी कि जो मेरा क्लाइंट है, जो जिसका मैंने घर बनाना है, सो वो क्या कहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहता है, वो कहाँ पर कितने कमरे चाहता है, वो क्या चाहता है कि मेरा कितने अटैच बाथ हों उसमें, गैराज कितना बड़ा हो। सो ये सारी चीज़ें आप उससे गैदर करते हो, उससे पूछते हो। उसके बाद आप एक डिज़ाइन बनाते हो, एक मैप बनाते हो कि एग्जैक्टली कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। देन आप उस मैप को रियल वर्ल्ड में आप उसको दिखाते हो, वेरीफाई कराते हो अपने क्लाइंट को कि यार ये मैप है। सो वेरीफाई होने के बाद आप ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन पर जाते हो, उसकी स्टार्ट करवाते हो कंस्ट्रक्शन, जो कि डेवलपमेंट है उसकी। फिर उसके बाद उस क्लाइंट को बुलाते हो कि यार ये वो घर है, जो उसने, जिसका मैप उसने, आप कह सकते हो कि मंजूर किया था, या मैप उसने, जिस मैप के ऊपर उसने साइन किए थे या उसको जो दिखाया गया था, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी हुई है। सो उसके बाद वो उसको टेस्ट करता है एंड फाइनली आप उसको हैंड ओवर कर देते हो। और अगर उसमें कुछ चेंजेस उसको चाहिए होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट आप उसको चेंजेस कर देते हो। सो इस तरह से एक पीरियोडिक मैनर में, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। सो इन द सेम केस हम वाटरफॉल मॉडल में भी कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं जब हम एक रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं।
सो इसमें कौन-कौन से फ़ेजेज़ इन्वॉल्व होते हैं, हम थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट फ़ेज़ आ जाता है, एक डिज़ाइन फ़ेज़ आ जाता है, प्रोग्रामिंग आ जाता है, जैसे हमने एसडीएलसी में पढ़ा था, वहाँ पे कोडिंग था। सो इन द सेम वे हम प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट पे हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, देन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉइंग या मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, हम इनको वन बाय वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि इन स्टेप्स में हम क्या एग्जैक्टली कर रहे होते हैं और ये स्टेप कैसे इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल मॉडल के लिए। हमारे पास जो पहला फेज़ है वो इन द सेम वे हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज़ है। यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, इस स्टेप में आप उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस सिनेरियो में देखा कि हम एक घर बना रहे हैं और उस केस में हम क्लाइंट से कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कैसा घर चाहता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी तरह से जैसे आप एक डिटेल लिस्ट बनाते हो, कोई आपने रेसिपी फॉलो करनी है या कुछ बनाना है, सो आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसके लिए, ताकि आप बार बार जो है वो स्टोर ना जाओ, आप एक सीक्वेंस वे में काम करते रहो। सो इन फॉर दैट आप उसके लिए एक लिस्ट क्रिएट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कि मैंने ये रेसिपी बनानी है। सो इन इस रेसिपी को फुलफ़िल करने के लिए, इसको एंड तक पहुँचाने के लिए, इसके रिज़ल्ट्स को देखने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए ताकि मैं इस रेसिपी को एग्ज़ैक्टली एक प्रॉपर मैनर्स में एग्ज़ीक्यूट कर सकूँ। सो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी इस फ़ेज़ में हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स बेसिकली हम उन लोगों को कहते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि डायरेक्टली में आप वो कह सकते हो कि जिनका प्रोजेक्ट के साथ कंसर्न्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो हमारा क्लाइंट है जैसे, वो एक हमारा एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। हम उसके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उसके कंसर्न्स हैं उसके अंदर। वो उसके जो है वो इंटरेस्ट उसका मैटर करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उस प्रोजेक्ट में, वेदर हम एक हाउस प्रोजेक्ट की बात करें, वेदर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, अगर वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, सो इन दैट केस हम वो प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम उस प्रोजेक्ट को एक एंड तक नहीं लेके जा पाएंगे। सो इसी तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जो कि इस तरह से तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट उनका कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में रोल आ रहा होता है, दैट मे बी इन्वेस्टर्स एंड लाइक दीज बडीज। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को हम डिटेल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, या आप उसको कह सकते हो एक डिटेल फॉर्मेट में, एक डिटेल फॉर्म में हम उसको गैदर कर लेते हैं, जिसमें वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ या वो तमाम एक्सपेक्टेशंस के क्लाइंट क्या चाहता है, सो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस और दूसरी आती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर इन द सेम वे जैसे हमने ऊपर बात की कि आप स्टेक होल्डर से अपने स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। दैट स्टेक होल्डर मे बी योर क्लाइंट्स, योर एंड यूजर्स, बिजनेस ओनर्स, कुछ भी पर्सनल्स हो सकते हैं ये, और जिनका उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से कोई ना कोई कंसर्न होता है। तो यहाँ पर आप उनके गोल्स, उनकी नीड्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, टाइम लिमिट्स, उन तमाम चीज़ों को आप देख रहे होते हो कि इस सॉफ्टवेयर की, इस प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट बनानी है, हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमारे पास डेवलपर्स कौन से हैं, किसको हमें जो है वो हायर करना पड़ेगा, या क्या-क्या चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्या वो इस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? सो इन तमाम चीज़ों को आपने देखना होता है। एंड द नेक्स्ट व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर एक ऐसे हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट जो हम अपने स्टेक होल्डर से गैदर करते हैं, उसको हम एक स्ट्रक्चर वे में एनालिस्ट कर देते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, और जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए एक रेफरेंस के तौर पे काम करता है, या एक आप कह सकते हो
एज़ अ मेन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, जहाँ पर तमाम वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड होती हैं। जिसको ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। इन द नेक्स्ट स्टेप्स हम इन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पर अगले स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। होपफुली रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आ गया है, और रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS एक रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारा यूज़र अपने सिस्टम के बारे में चाह रहा होता है। सो नेक्स्ट वी हैव डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ जब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती हैं, जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो इसके अंदर एक और मेन चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही। वो क्या है कि जब इस मॉडल के बारे में स्पेसिफिकली उस चीज़ को देखा जाता है कि हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें हैं वाटरफॉल मॉडल में, सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिक्वायरमेंट्स को इतना क्रिस्टल क्लियर करें, इतना हम क्लियर करें कि हमें दोबारा रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं करनी पड़े। बिकॉज़ हमने बात की है कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो फेजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। आप बैकवर्ड नहीं आ सकते हो, आप पीछे नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता कि अब मैं डिज़ाइन फेज़ में मूव कर गया हूँ और अब कोई रिक्वायरमेंट मुझे ऐड करनी पड़ गई है, सो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता। सो मेक श्योर कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, वो क्रिस्टल क्लियर हो, वो एग्जैक्टली वैसे हों जो क्लाइंट्स की नीड है। बिकॉज ये इसकी एक बैड पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या एक ड्रॉबैक ले सकते हो कि आप इसके अंदर रिक्वायरमेंट को बाद में कोई मेजर रिक्वायरमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट वी हैव अगेन डिज़ाइन फेज़, यहाँ पर जब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती हैं, सो हमारा डिज़ाइन फेज़ शुरू हो जाता है। जैसे हमने SDLC में बात की थी कि द सेम वे डिज़ाइन फेज़ में हम ब्लूप्रिंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, फ्लो चार्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें हमें ये कॉन्फ़िगर हो जाता है कि एग्ज़ैक्टली हमारा सिस्टम का फ्लो क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा दिखने वाला है, उसकी फ़ंक्शनैलिटीज़ क्या-क्या होंगी। सो इसके रिलेटेड मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पर बनाई है, जिसमें एक डायग्राम तो हमारे पास क्लास डायग्राम है, एंड जो राइट वाली डायग्राम हमारे पास है वो एक यूज़ केस डायग्राम है। सो हमारा अभी इससे कंसर्न नहीं है, ये कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। भी हम नहीं देखेंगे, बट मेरा पर्पस आपको दिखाने का ये है कि कुछ इस तरह से हम जब डिज़ाइन फेज़ में काम कर रहे होते हैं, सो इस तरह की हम UML डायग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या किसी भी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइन फेज़ में। सो द नेक्स्ट फेज़ वी हैव डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पर हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं अपने उस फ्लो के, अपने उस डिज़ाइन की, जो हमने डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट किया है, जो अपना डिज़ाइन बनाया है, हम उसको एग्जैक्टली अपने कोड में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका एक फंक्शनल आउटपुट निकल सके। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम डिपेंड कर सकती है हमारे, में भी अगर वो वेब ऐप है तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम उसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कोडिंग थ्रू डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सो इन द नेक्स्ट फेज़ हमारे पास नेक्स्ट फेज़ जो है वो है टेस्टिंग का, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़, जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, डेवलप करने के बाद टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें हमने SDLC में, अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो हमने बात की थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। सो हम वो तमाम टेस्टिंग इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमारा सॉफ्टवेयर वैसा काम कर रहा है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, और अगर कोई इसमें बग आ रहा है तो उसको टाइमली फिक्स किया जाता है। सो इन तमाम चीज़ों को हम इस टेस्टिंग फेज़ में मेक श्योर करते हैं। So, in the next we have deployment phase. Deployment is exactly same as जैसे हमने फर्स्ट में बात की थी कि जब हमने एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया है, नाउ हम उसकी चाबियाँ उसके ऑनर को देते हैं और उसको हैंड ओवर करते हैं। सो इन द सेम केस सॉफ्टवेयर में भी हम जो है, जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, हम उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं उस सिस्टम के ऊपर जिसके लिए वो बनाया जा रहा होता है। उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसको वहाँ पर उसको इंस्टॉल कर देते हैं, और उसकी जो है वो तमाम उस एनवायरनमेंट में उसको
फिट करते हैं। सो यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को कमर्शियली रिलीज़ कर देते हैं बिकॉज़ वी आर डिप्लॉइंग अवर सॉफ्टवेयर फॉर पब्लिक यूज़। सो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिक कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिप्लॉयमेंट फेज़। सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट के बाद हमें ऑनगोइंग सपोर्ट के लिए या किसी भी किस्म के एरर के लिए या अपडेशंस के लिए फीचर्स के मज़ीद फीचर्स को ऐड करने के लिए अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड्स एंड टू अडैप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स, नई चीज़ों के साथ मैच करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की। सो एवरी सॉफ्टवेयर हम देख रहे होते हैं, हर सॉफ्टवेयर ही तकरीबन अपनी मेंटेनेंस पे फोकस कर रहा है आजकल। सो जैसे हमने हाउस की एग्जांपल ली थी कि हम हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम मेंटेनेंस की एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे अब हमने हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया है, सो आफ्टर अ फ्यू इयर्स हमें लगता है कि यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है या हमें लगता है कि इसके पेंट को रिन्यू करवाने की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 काइंड ऑफ मेंटेनेंस होती है। एक होती है करेक्टिव मेंटेनेंस एंड एक होती है हमारे पास परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो हम इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या कहते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली हम उन तमाम चीज़ों को फिक्स कर रहे होते हैं, एरर्स को, उन बग्स को, उन डिफेक्ट्स को सॉफ्टवेयर के डिप्लॉय होने के बाद हमें पता चलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है एंड बनाने के बाद उसके मे बी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है आफ्टर द सम डेज़, फ्यू डेज़, तो हमें पता चलता है कि यार ये वेबसाइट का सर्वर या इस वेबसाइट जो है वो स्लो डाउन हो रही है या क्रैश हो रही है। सो उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए हम उसके टेक्नैलिटीज़, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसकी कोडिंग है, उसको चेक करते हैं। उसके बैकएंड पर जाकर उन चीज़ों को देखते हैं और अगर मे बी हमें उस सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस जो यूआई है उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, सो उस केस में हम उसको चीज़ों को ठीक करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जैसे जैसे हमें कोई मसाइल फेस होते हैं उसमें, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें उसकी मेंटेनेंस या उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं। सो दूसरा हमारे पास इसमें आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली हमारे फोकस कर रहा होता है मार्केट डिमांड को मीट करने की, परफेक्शन की तरफ जाने की। सो इसके अंदर हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक व्हाट्सएप है, हमारे पास हम सबके पास ही है व्हाट्सएप। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने कुछ अर्से पहले एक बहुत ही अच्छी अपडेट की है, जो कि उसने मेटा की इंटीग्रेशन की है जो कि पहले नहीं थी। सो उसने क्या किया, उसने मार्केट की डिमांड को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए, जैसे एआई बहुत आजकल ट्रेंड पर है और उसी की ही एक स्कोप बना हुआ है। सो उसको देखते हुए व्हाट्सएप ने भी अपने जो है चैट में एक मेटा को इंटीग्रेट करवा दिया बाय सीकिंग मार्केट ट्रेंड्स। सो इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट के ट्रेंड देखते हुए अपने यूआईज़ को अपडेट करती हैं, अपने अंदर न्यू फीचर्स ऐड करवाती हैं। सो इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ करवाना अपनी परफॉर्मेंस को। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट मेंटेनेंस आती है, जो कि ऐप को डे बाय डे बेटरमेंट की तरफ लेके जा रही हो। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोस एंड कॉन्स, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है वाटरफॉल मॉडल के। सो सबसे पहले हम प्रोस की बात करें, फ़ायदों की। सो यहाँ पर हमें हर फेज़ क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके डिलिवरेबल्स हमें पता होता है कि एग्ज़ैक्टली हमें क्या करना है इस फेज़ में। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टल क्लियर होती हैं। सो हमें ज़्यादा आगे जाकर टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि यार हमें नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आती है, तो द सेम वे हमारे पास एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है जहाँ पर हमें मिनिमाइज मिनिमम चांसेस होते हैं एरर्स के। सिंपलिसिटी, क्योंकि मॉडल हमारे पास बहुत ही सिंपल है, आई थिंक 6 स्टेप्स में हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाता है। सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड सूटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। तो हम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इसको अडेप्ट कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, सिंस एवरीथिंग इज प्लान, टाइमलाइन एंड बजट्स आर मोर प्रिडिक्टेबल। सो यहाँ पर जब हम पहले से ही रिक्वायरमेंट्स में तमाम चीज़ों को डिज़ाइन में एनालाइज कर लेते हैं, सो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं
और एम्बिग्यूटीज़ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो इन द अदर हैंड कॉन्स की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स की बारे में करें, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम एक फेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, सो हम उसके बैक फेज़ में नहीं जा सकते, बैकवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है एंड कॉस्टली है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ जब हम एक फेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, सो बैकवर्ड हम उसमें नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट वी हैव रिस्की फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। सो अगर हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट्स माइट बी डे टू डे चेंज होनी हो मिड प्रोजेक्ट्स में, दरमियान में, और मे बी इन द फ्यूचर एक ह्यूज रिक्वायरमेंट चेंज आना हो, सो इन दैट केस हम इस मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें स्टार्टिंग में ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम बाद में इसमें मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। डिलेड टेस्टिंग, इसमें एक ये भी प्रॉब्लम हमें फेस होता है कि अगर इसमें हमें बग पहले से ही डिटरमाइन हो जाए, सो हम वो ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज लीडिंग टू मेजर रीवर्क्स। सो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम पीछे बैक फॉरवर्ड नहीं जा सकते, सो इन दैट केस टेस्टिंग में भी हम अगर कोई बग मिस हो जाए, बाद में हमें डिस्कवर हो, तो कि हमें बड़ा एक, आप कह सकते हो, एक प्रॉब्लमैटिक फेस हो सकता है। सो नॉट आइडियल फॉर इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। सो इन द सेम केस वही बात कि आप अगर रिक्वायरमेंट्स हमारी चेंज हो रही हैं, सो इस मॉडल के साथ हमें एक बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली हैं। सो मूविंग टू द कंक्लूजन, इसमें हमने क्या पढ़ा? सो इसमें क्या है, वाटरफॉल मॉडल हमने देख रहे हैं कि उन तमाम प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट स्टेबल हैं या फिर क्लियरली डिफाइन है, बट क्या होगा कि जब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होनी हो, उसमें डायनामिकली चेंज आना हो, सो इन दैट केस हम क्या करें? सो अगर वो केस हो तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? सो उस केस के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है अजाइल, जो कि थोड़ा सा डिफरेंटली काम कर रहा होता है और जो कि कोलैबोरेशन पे फोकस कर रहा होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा होता है, इंक्रीमेंटल जो है वो अप्रोच को यूज़ कर रहा होता है। सो इसको हम इन डेप्थ बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली इस मॉडल के बारे में आपको इन डेप्थ समझ आ गया होगा कि इस मॉडल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और हम इसको कैसे प्रैक्टिकली इंडस्ट्री लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। So that is all about this video. So thank you so much. We'll meet soon in the next video.